आप बाजीपुर में आ जाओ, थोड़ी सी बरसात आ जाए तो बाजीपुर डूब जाता है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन वो नेता बन गए थे। मैंने एक नायक फिल्म देख ली भाई, वो मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान कर। और जब से राजनीति में आया हूँ परेशान ही परेशान हूँ। मैं उस मोर्चे पे खड़ा होता हूँ जिधर से चोर घुसेगा उसको रोकना है। अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकारी तंत्र को, कहीं निकाय चुनाव में कुछ खेला करने की तैयारी तो नहीं। हमें लगता है कि एक दिन हवाएं भी बदलेंगे और हवाओं के रुख भी बदल जाएंगे। देखना 5 साल की युगत रहती है यहाँ की पार्टियों की कि हम सरकार बनाएं कैसे, और जब सरकार बन जाती है तो 5 साल मुख्यमंत्री इस चिंता में रहता है कि मैं सरकार बचाऊं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क के नए कार्यक्रम कार में सरकार का आज एक नया एपिसोड है और आज हमारे साथ इस नए एपिसोड में जो खास मेहमान हैं वो न केवल हमारे पूरे जिला उधम सिंह नगर के लिए, न केवल पूरी तराई क्षेत्र की पूरी बेल्ट के लिए, न केवल उत्तराखंड प्रदेश के लिए, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर भारत क्षेत्र के लिए किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा यूं कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं तराई क्षेत्र के जाने माने किसान नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जगतार सिंह बाजवा। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जरा फ्रेम सेट करें। जगतार सिंह बाजवा आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत की जाएगी इनके राजनीतिक सामाजिक जीवन को लेकर के और तमाम आगामी समय में ये क्या कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कुछ इनका चल रहा है, किस प्रकार से, जैसे कि इनकी एक इमेज है कि भाई ये समय समय पर आंदोलन धरना प्रदर्शन को लेकर एक अपनी अलग इमेज लिए चल रहे हैं, तो अभी के समय में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हर विषय पर विस्तृत चर्चा आज जगतार सिंह बाजवा के साथ हो। ये सबसे पहले स्वागत किया जाए। बाजवा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद ठाकुर साहब आपका भी, और आपने आज गाड़ी में हमें बैठाया है अपने साथ, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आपके चैनल को शुभकामनाएं। बहुत विषयों पर आपका देखते रहते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, तो धन्यवाद ही दे सकते हैं और आशा करते हैं कि आप और मुखर होकर के समाज के मुद्दों को अपने इस प्लेटफार्म के माध्यम से लाएंगे। जगतार सिंह बाजवा वर्तमान समय में एक किसान नेता तो हैं ही, किसान नेता के रूप में छवि बड़ी पुरानी है और एक राजनेता यानी कि राजनीतिक व्यक्ति के रूप में छवि थोड़ी नई है। तो ऐसे में ये बताइए सबसे पहले कि अपने आप को किसान नेता कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में ज़्यादा? देखिए, मैं दरअसल अपने आप को एक सामाजिक सामान्य कार्यकर्ता कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस है वो समाज से जुड़ा हुआ है और मेरा चिंतन समाज के पर्यावरण को लेकर के, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, पर्यावरण संरक्षण है, ये मेरा मुख्य मुद्दे हैं जिनमें मैं 98 से काम कर रहा हूँ। और आंदोलनों से हमारा पुराना नाता है भाई। उत्तराखंड राज्य भी जो है, इसके आंदोलन में भी हमने जिस लायक थे वो भूमिका अदा की। जो उत्तराखंड के बड़े नेता थे, विपिन त्रिपाठी जी, काशी सिंह ऐरी आज भी हैं, उन सबके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ा है। जगदीश बुधानी हमारे मित्र थे कॉलेज टाइम के, तो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। उसके बाद में ये समझ लो कि सामाजिक हमारे काम चल रहे हैं, तो आज भी हम आंदोलनों में ही हैं भाई, चल रहे हैं जैसा भी है। नहीं, अब देखिए, आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात की है, तो राज्य से संबंधित आज के समय में एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा चल रहा है, जो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा भी पूरे प्रदेश का बना हुआ है। उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास। इसकी एक अलग प्रकार की हवा चल रही है, खास तौर पर यह डिमांड पर्वतीय समाज की है। आपने भी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने के विषय में आंदोलन किए, तमाम बड़े नेताओं के आपने नाम बताए, उनके नेतृत्व में आंदोलन किए, खूब संघर्ष भी किया होगा। आज के समय में ये जो मांग है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, जो भी डिमांड जो आती है ना, आज हमारा प्रदेश बन गया है और प्रदेश की सरकार को इस पर सबसे पहले डिमांड आती है, उसका अध्ययन करना चाहिए कि वो इस प्रदेश के भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक जो ताना बाना है उसको देखते हुए हर वर्ग के लिए लाभदायक हो, सबके लिए उसका फ़ायदा हो, जो इसके दायरे में आते हैं, तो वो कानून बने, अच्छी बात है। उसमें पहाड़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें तराई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें भावर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किसानों का विशेषकर, तो कोई भी कानून बने, सरकार बनाए, जनहित में कोई भी कानून बनना चाहिए। मेरा ये कहना है कि भू कानून अगर आए
तो वो सारे पक्षों के हित में होना चाहिए, वो किसी एक वर्ग विशेष या एक क्षेत्र विशेष के लिए ना होकर के, जैसे हमारा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि कुमायूं की अपनी समस्याएं हैं, गढ़वाल की अपनी समस्याएं हैं, उसके बाद में आप आइए तो तराई की अपनी समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी करके कि तराई के किसानों को कोई परेशानी ना आए, पहाड़ के किसानों को फ़ायदा मिल सके, भावर के किसानों को फ़ायदा मिल सके उस भू कानून से, विशेषकर उत्तराखंड के विकास में वो अपनी भूमिका निभा सके, वो कानून जो उत्तराखंड से पलायन हुआ है वो किसी तरीके से रुक सके, तो सबके हित में अगर ये कानून बनेगा तो अच्छी बात है। अगर इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी सरकार अगर कानून लेकर आएगी तो निश्चित रूप से वो प्रदेश के लिए भी हानिकारक होगा, प्रदेश के लोगों के लिए भी हानिकारक होगा, ये मेरा कहना है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा आज के समय में खास तौर पर हमारी तराई की बेल्ट से जुड़े जितने भी तमाम किसान परिवार हैं और समूचे उत्तराखंड प्रदेश के जो तमाम पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड में किसानों की दिशा और दशा वर्तमान समय में कैसी मानते हैं? बेहद सुखद? बिल्कुल नहीं, इसमें किसान तो ये समझ लो कि किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है वो किसान ही समझ पाएगा। पहाड़ की जो किसानी है वो तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। आप समझो कि वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी फसल होती भी है तो उसको जंगली जानवर ही खा जाते हैं। दूसरा कि लोग जो हैं जो कृषि के प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग नहीं है, जबकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे, पहाड़ की खेती पर ध्यान दे, पहाड़ के नौजवानों को उसके साथ जोड़े, तो जो पहाड़ के प्रोडक्ट हैं अपने आप में ऑर्गेनिक होंगे और आज डिमांड है ऑर्गेनिक की, उसकी मार्केटिंग अगर सरकार कर दे तो बहुत ज़्यादा इसमें फला होगा। लेकिन सरकार कृषि क्षेत्र को बिल्कुल भी आप समझो ध्यान नहीं दे रही, सारा ध्यान सरकारों का उद्योगों पर केंद्रित है, उद्योगों के लिए सब्सिडियाँ आएंगी, उद्योगों को ही कहीं ना कहीं असल विकास मान लिया जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कोई उद्योगों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर हमारी पुरातन हमारी जो कृषि है उसको भी बचाने का प्रयास होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उस खेती के साथ जोड़ना चाहिए। और पहाड़ पर विशेषकर मैं जो मानता हूँ बहुत अच्छा स्कोप है, ये जो पहाड़ की जो खेती होगी, पहाड़ के जो प्रोडक्ट होंगे अपने आप में औषधीय होंगे, वो उसको अगर उसके साथ किसानी को जोड़ करके सरकार उनको किसी योजना के साथ जोड़ के प्रोत्साहन करे और वहाँ प्रोडक्शन हो और उसकी मार्केटिंग अगर सरकार करे तो मेरे ख्याल से पहाड़ की किसानी बहुत अच्छी रहेगी। तराई में किसानों की स्थिति यह है कि किसानों को मौसम की मार, सरकार की मार, मंडियों की मार, ये ही नहीं झेल पाते। अब लोगों का धान खड़ा है तो बरसात सिर पे है, कोई पता नहीं। और मेरे ख्याल से किसानों को खास करके जो उनका रेट है फसल का वो कभी नहीं मिल पाता। फिर सरकार क्या करती है, साहब हमने आपको सब्सिडी दे दी, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। हमारा कहना ये है कि आप रेट पूरा दे दो ना, हमें कुछ भी मत दो। भी जब हमारा रेट आज एक एकड़ में से 30 कुंटल अगर धान निकलता है और वो अगर 700 रुपये कम पे बिकता है तो कितना हो गया, 21,000 रुपये का लॉस हो गया ना एक एकड़ में से। क्यों? और सरकार ने क्या किया जी, हमने 6,000 रुपये वो दे दी, कौन सी वो सम्मान निधि है ना। हमारा ही एक फसल का 21,000 रुपया एकड़ का नुकसान हो गया और साहब हमें 6,000 रुपये साल का दे दिया तो हम पे एहसान हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हमें आज की तारीख में किसानों को वो वाला रेट जो आपने तय किया, सरकार ने, किसान ने नहीं तय किया, वो तो कम से कम पूरा दो। साल से आप बताओ, बाजपुर की ज़मीन है, 4 साल से लोग परेशान हैं, उसके चक्कर में बैठे हैं। 13 महीने हम दिल्ली की सरकार के दरवाजे पे बैठ के आ गए और 1 साल से यहाँ बैठे हैं, तो हम तो खुद सरकार के द्वार पे बैठे हैं। तो ये मैं तो कहने वाला था आपसे कि हिमांशु जी आप कह रहे हो कार में सरकार, यहाँ तो कार में सरदार ही बैठा है, वो भी हाथ जोड़ के कि साहब हमारी मांगें पूरी करो। हमारे बाजपुर के लोग परेशान हैं, बाजपुर के लोग, मतलब वास्तविक कह रहा हूँ कि बहुत से परिवार ऐसे हैं कि अगर ये और 2-4 महीने मसला हल नहीं होता तो वो सुसाइड करेंगे। मैं जरूर इस विषय पर मैं विस्तार से जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बाजपुर का भूमि बचाओ आंदोलन मेरे ख्याल से देश का दूसरा ऐसा आंदोलन है जिसको शुरू हुए 1 साल पूरा होने वाला, 1 साल से आंदोलन चल रहा है और निष्कर्ष नाम की चीज़ क्या होती है अभी किसी का कोई अता पता ही नहीं। हाँ, 1 अगस्त को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है।
ये 1 अगस्त से शुरू हुआ था। जो धरना शुरू हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जबकि ये डिमांड तो 2020 में जब से ये भूमिधरी अधिकार छीने हैं तब से ही किसान कर रहे हैं, तब से ही छोटे छोटे कार्यक्रम और इसमें लगे हुए हैं। जो भूमि बचाओ मुहिम बाजपुर के लोगों की है वो 2020 से चल रही है, 1 जून 2020 से। 1 वर्ष से तो आप समझो कि बाजपुर तहसील परिसर में बैठे हैं रात दिन। तो और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया और बड़ी मजबूती से आश्वासन दिया गया। उसमें एक बार समाधान की ओर बढ़ा भी मामला, एक ऑर्डर तत्कालीन डीएम ने किया भी, लेकिन वो ऑर्डर जो था वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं था और उसमें एक पक्ष कोर्ट चला गया तो फिर मामला वहीं आ गया। तो आज ये समझ लो कि साहब 1 अगस्त को 12 महीने पूरे हो जाएंगे और सरकार अभी बीच में चुनावों में व्यस्त थी। चुनाव भी 5 सांसद जीत लिए हैं। अब देखो सरकारों पर कब निगाह करते हैं। मैं वही तो कह रहा था कि किसान तो ऐसा पक्ष है जो उपेक्षित ही रहता है। वो तो उनकी याद तब आती है जब वो रोड पे बैठेंगे तब आएगी बात याद, या फिर जब कभी चुनाव आएंगे आसपास तब याद आएगी। उसके अलावा सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है, किसानी नहीं है। सीएम साहब से आप भी मेरे ख्याल से अपने इस आंदोलन को लेकर के कई बार मुलाकातें कर चुके हैं, कई बार मुखातिब हुए हैं। ऐसे में ये बीते कई महीनों से आपका जो ये भूमि बचाओ आंदोलन है, ये जब से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ठंडे बस्ते में चला गया, और वो ठंडे बस्ते में इस वजह से चला गया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगतार बाजवा और इनके जैसे जो अन्य प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेता हैं या फिर जो वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखा। देखो जगतार सिंह बाजवा बाजपुर के, विशेषकर मैं बाजपुर की अगर बात करूं तो मैंने क्या व्यक्तिगत हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है। हम तो बैठे हैं वहाँ पे, लोगों के लिए बैठे हैं, और कोई अगर सोच रहा तो उसके लिए मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। मेरा ये मानना है कि हमारे पास हम कौन सा ऐसा है कि जहाँ पर हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमने कोई व्यक्तिगत लाभ कोई लिया हो, ऐसा कोई विषय है नहीं। सिर्फ इतना ज़रूर है कि हम बाजपुर के बेटे हैं, हम बाजपुर की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। बाजपुर के भोले भाले लोग हैं, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत बार राजनीतिक तौर से बेवकूफ़ बने हैं हमारे बाजपुर के लोग, भोले हैं, उनको नेतागण बेवकूफ़ बना लेते हैं। मैं उनका बेटा होने के नाते, मैं उनका भाई होने के नाते, मुझे वो फिर जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। इस आंदोलन की बात है, 3 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं हमारा प्रतिनिधिमंडल, मैं स्वयं साथ था। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मजबूती से कहा कि साहब आपका मसला हल हो जाएगा। तो हमारा मकसद मसला हल कराना है ना, तो मैं उस पे चलता हूँ। तो लोगों ने कहा कि जब सीएम साहब कह रहे हैं कि आपका मसला हल हो जाना है तो हमें शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना चाहिए। इसलिए जो आंदोलन चल रहा था तो उसको बाद में शांतिपूर्वक तरीके से हम चला रहे हैं। हमने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया है जिससे सरकार को कोई या लोगों को कोई परेशानी आए। लेकिन अब लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। अब जो है 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिस दिन उन्होंने कहा कि साहब हमें अब मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं रहा, तो जगतार सिंह पहला व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री की कार के सामने भी कूद जाएगा और संसद की कार के सामने भी कूद जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिस दिन बाजपुर के लोग ये कहेंगे कि अब भाई मुख्यमंत्री के आश्वासन पूरे हो गए, अब इनसे कोई उम्मीद नहीं रही, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और 1 तारीख को हमारा 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि वो दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकारी तंत्र को। नहीं, मैं अल्टीमेटम नहीं दे रहा हूँ, मैं वास्तविकता बयां कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बहुत बड़ी आशा सरकार से थी, विपक्ष से थी। ये दुर्भाग्य है बाजपुर का, ना तो बाजपुर के साथ सरकार खड़ी हुई ना विपक्ष खड़ा हुआ। विपक्ष भी नहीं खड़ा हुआ। नहीं, कहाँ खड़ा हुआ बताओ आप। भी 2020 से लोग परेशान हैं, 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और लोग तहसील में बैठे हैं। लेकिन विपक्ष ने कौन सा प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया बाजपुर को लेकर के, जबकि हमारे स्थानीय जो नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं। बिल्कुल है ना, उनको मुख्यमंत्री के द्वार पे बैठना चाहिए था, वो भी नहीं बैठे। तो अब हम आग्रह करेंगे 1 तारीख को, हमारा ये आग्रह रहेगा सत्ता पक्ष से कि वो इसका समाधान करे, और वो समाधान नहीं करते तो विपक्ष से हमारा ये निवेदन है कि आप बाजपुर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं,
आप देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन करिए, देहरादून में मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठिए, बाजपुर के लोगों को न्याय दिलवाइए। नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनकी, जीते हुए प्रतिनिधि हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये 2020 में लोगों के भूमिधरी अधिकार छीने गए, उस समय की सरकार में मौजूदा जो नेता प्रतिपक्ष हैं ये मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। मैं कोई उन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। जब बाजपुर के लोगों ने आप पर विश्वास किया तो आपको बाजपुर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये निवेदन ही कर रहा हूँ आपके माध्यम से। और 1 तारीख को हम देखेंगे लोगों की भावनाएं क्या कहती हैं, उस तरीके से आगे का निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से जब तक बाजपुर के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, ये जगतार सिंह बाजपुर का बेटा, बाजपुर के नौजवानों का भाई, निश्चित रूप से अपने तन मन के साथ इस आंदोलन के साथ है और बाजपुर के लोगों के साथ है। और मैं निश्चित रूप से ये लड़ाई अंतिम सांसों तक, अंतिम क्षणों तक लड़ूंगा। लेकिन अब मैं आऊंगा जरा राजनीति पर। अभी के समय में कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि जगतार बाजवा जिस क्षेत्र से राजनीति करना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक ऐसे धुरंधर हैं जो जगतार बाजवा जैसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे छोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है? देखो यार, ये बात तो हम पीछे रहें आगे रहें इसका आकलन मैं करता नहीं। अपना ठीक बात है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और जो राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, झूठ, फरेब, ठगी, ठोरी, उन पे हम पूरे नहीं उतरते, इसमें हम स्वीकार करते हैं। उसमें हो सकता है भी बाजपुर के कह लो या लोगों जो नेता हैं वो हमें पीछे छोड़ सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हम अपने भाइयों बहनों बाजपुर के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारा सेटिस्फेक्शन है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजनीतिक तौर पे जो ये है कि होता क्या है कि सामाजिक हमारी एक धारणा बनी हुई है कि साहब समाज का काम जो करता है वो तो समाज का ही काम करेगा, हम और जो नेता हैं वो बेवकूफ़ बनाएंगे, बेवकूफ़ बना के मलाई खाएंगे, है ना। हमारा कहना ये है कि जो नेता है उसका बेस सोशल वर्क होना चाहिए, उसका चिंतन सामाजिक होना चाहिए। उस दिन देखना आप राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हुई मिलेंगी, सामाजिक परिस्थितियां भी बदली हुई मिलेंगी। लेकिन इस समय तो राजनीति का जो जितना बड़ा मतलब ये कह लो धोखेबाज होगा, जितना बड़ा चीटिंगबाज होगा, तो उसको कहेंगे हमारी समाज की धारणा बन गई। ये होती है राजनीति। जैसे ही किसी ने किसी को ठगा, जैसे किसी ने कोई ऐसा मारा चौका छक्का जिससे उसका व्यक्तिगत लाभ ले रहा हो, अरे ये होती है राजनीति। तो भैया मैं ऐसी राजनीति करने का बहुत ज़्यादा है नहीं। हमारा तो सीधा मसला है, अड़ेंगे लड़ेंगे अधिकारों के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो हमारा एक लक्ष्य है। और जहाँ तक राजनीतिक तौर में आप कहो कि यहाँ के अच्छे अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो अच्छी बात है, वो बड़े नेता हैं तो बड़ा काम करें लोगों के लिए, ये मेरी उम्मीद है। और नहीं करेंगे, देखो हम तो गांव के लोग हैं, झोंपड़ी से निकले हैं भाई, कंधे पे ये पड़ना है रख के, अपा तो आगे खड़े जरूर होंगे। यहाँ तक आप अभी अनौपचारिक बात कर रहे थे कि हमने कोई लाभ नहीं ले पाए। देखो लाभ लेने के लिए हम राजनीति में हैं ही नहीं। अपना तो सीधा काम है, हम जैसे गेट से चोर घुसने की कोशिश करेगा उसके सामने खड़े होंगे, और वो अगर इधर से आएगा तो हम इधर से सामने खड़े हो जाएंगे, अगर वो इधर से आएगा तो हम इधर से सामने खड़े हो जाएंगे। हम तो निश्चित बात है, हम तो चोरों के खिलाफ हैं, ठगों के खिलाफ हैं, राजनीतिक चोरों के, राजनीतिक ठगों के, जो भी हों वो। हम कोई व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहे, और उसमें जगतार सिंह बाजवा खड़ा है और खड़ा रहेगा निश्चित रूप से। जब एक समय पर जब समाज सेवा और तमाम अन्य क्षेत्रों में आपका ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या सूझा होगा जगतार बाजवा जैसे नाम को कि भाई चलो राजनीति के इस मैदान में कूद जाते हैं? क्या वो दौर था और किस तरीके से? अब मैं इस पर अगर बात करूं तो मुझे लगता है बात लंबी हो जाएगी। मैं सामाजिक में की जो बात है, मैंने 98 में मुझे लगा कि हमारा समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जो विशेषकर पर्यावरण को लेकर था, लाइफ को लेकर के था। तो मुझे तब ये लगा कि यार पेड़ बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम पहले पेड़ों को महत्वपूर्ण ही नहीं समझते थे, तो हमने पेड़ लगाने शुरू किए, बताने शुरू किया लोगों को, जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी पे पेड़ लगाओ। मैं आज भी लोगों को शादी पे या जन्मदिन पे बच्चे के मैं पेड़ देता हूँ शगुन में। और ये शिक्षा को लेके, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के अवेयरनेस के कार्यक्रम मेरा टेस्ट रहा है। और
उनको मान्यता भी दी। भारत सरकार ने 2006 में उत्तराखंड गठन के बाद मैं एक व्यक्ति हूं जिसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ उत्तराखंड की तरफ से। और जब मुझे पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि मैं पहले तो स्वैच्छिक रूप से काम कर रहा था, अब पुरस्कार मिला तो जिम्मेदारी हो गई कि यार तो जरूर करना चाहिए, है ना। तो मैं फिर स्वाभाविक समाज सेवी हो गया कि हर मामले में जो समाज के मुद्दे हैं उन पे हमें चिंतन करना चाहिए। और करते कराते यार मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, जो आप कह रहे हो कि सामाजिक क्षेत्र से मैं स्लिप कर गया। मैंने एक नायक फिल्म देख ली भाई, वो मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान कर गई। उसमें जो राजनीतिक हालात थे और परेश रावल का वो डायलॉग कि कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ हो सकता है, इसलिए मैं राजनीति की तरफ को टर्न हो गया और आज तक परेशान ही हूँ कुल मिला के। मुझे लगता है कि वास्तव में ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत टफ है। इसके लिए आदमी को सबसे पहले तो आदमी नहीं होगा वो कामयाब होगा, हालात जो हैं। लेकिन अब चेंज हो रहे हैं, अब लोग जो हैं उन नेताओं को पसंद करना कम कर रहे हैं जो धोखेबाजी करते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये दिन लौटेंगे। इसलिए मतलब कुल मिला के एक फिल्म देख करके जगतार बाजवा की एंट्री राजनीति में हो गई, फिल्म से प्रभावित होकर के एक फिल्मी एंट्री राजनीति में कर दी। लेकिन जिस प्रकार की अभी आप बात कह रहे हैं कि आज के समय में किस प्रकार के लोग राजनीति में लोगों को पसंद करते हैं और क्या माहौल है, और जब से राजनीति में आया हूँ परेशान हूँ, बहुत सारी तंगियां हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हार मान रहे हैं? ना, हार मानने का मतलब कि मैं सच बयान कर रहा हूँ, सच बयान कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से हार मानने का तो विषय ही नहीं है। हमारा काम संघर्ष करना है और संघर्ष हम करते रहेंगे। जीतना हारना एक अलग विषय है, चुनाव हार जाना एक अलग विषय है। वो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वो धनबल हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हार हम उस दिन मानेंगे कि जो मेरा मानना ये है कि हार उस दिन होती है आदमी की जिस दिन उसके मन में कुछ और हो और मंच पे कुछ और हो। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मेरे मन में जो होता है वो मैं मंच पे भी वही बोलता हूँ। लेकिन नेतागिरी इस बात की है कि मन में कुछ और है, मंच पे कुछ और है, वो उसमें मैं ढल नहीं पाया अभी तक। तो जैसे ये कह सकते हैं कि जिस दिन हमारे जैसे लोगों का समय आएगा उस दिन हम ही शहंशाह होंगे। नहीं, अब लोग समझ रहे हैं अपने आप। लोग देखिए, कोई भी चीज़ परिवर्तन है वो एकदम नहीं आता। आप देखिए कि पहले जितना बड़ा बदमाश होता था वो उतना बड़ा नेता होता था। कोई दौर था जिस पे जितने बड़े मुकदमे आए वो उतना बड़ा नेता। लेकिन आप अब देखो, अब नेता जेल जाने से डरते हैं, मुकदमा दर्ज होने से डरते हैं। आ रहा ना चेंज अब धीरे धीरे। तो ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं पब्लिक की चॉइस पे है कि उस समय अवेयर नहीं थे लोग, इतने जागरूक नहीं थे। तो उनको लगा कि जिस पे 10-20 मुकदमे हैं साहब वो बड़ा बढ़िया नेता होगा, जो गोली बढ़िया चलाता वो नेता बढ़िया होगा, है ना। अब लोगों को ये लगा कि नहीं, नेता वही होगा जो उनके बीच में से निकला होगा और जो उन जैसा होगा। अब लोगों को लगने लगा है। और मैं ये कहूँ कि आप चुनाव की बात आपने की है, मैंने जब 2017 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव मेरी अर्धांगिनी ने लड़ा, मैं अब आपको बात बताएं तो आप समझिए कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बड़ी बुरी तरीके से हार गई। बाजपुर एक ऐसी सीट थी जहां पे कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाया। हाँ, बाकी सब जगह पे वोट बैंक कम हुआ, लेकिन बाजपुर की सीट ऐसी थी कि वोट बैंक बढ़ा। हाँ, और वो भी इतने बड़े नेता के सामने कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन वो नेता बन गए थे, है ना, उनके सामने। तो लोगों ने तो कमी नहीं की, लेकिन टेक्निकल तरीके से हम कहीं ना कहीं वोटों की गिनती में हम पीछे रह गए। कोई बात नहीं, इसलिए हमारा मनोबल तो गिरा नहीं। अब हमने 5 वर्ष फिर हमने कहा चलो, मैंने तो आपको कहा ना, हम प्लेटफार्म थोड़ी देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि चोर किधर से घुसेगा उसके सामने खड़े होना, प्लेटफार्म कोई हो। तो साहब 5 साल हमने कांग्रेस के लिए आपके सामने ही है, क्या कुछ जो भी कर सकते थे वो किया, कांग्रेस की मजबूती के लिए भी किया, समाज के लिए भी किया। लेकिन वो फिर मौका परस्ती जो मैं आपको कह रहा हूँ जो राजनीति में चलती है, वो साहब फिर उसमें आ गए, उस पार्टी में। तो यार बड़े नेता हैं, हमको किसने पूछना था वहाँ। तो हमने कहा चलो अब बीजेपी में तो जा नहीं सकते, जबकि बीजेपी में भी ऑफर था। तो हम आम आदमी पार्टी से, जबकि आम आदमी पार्टी का कोई वो नहीं था, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में बाजपुर एक ऐसी सीट है जिसने सर्वाधिक वोट उत्तराखंड में पाए
20,000 से ऊपर वोट बाजपुर में लोगों ने दिए उस कैंडिडेट को जिसका पता था कि इसकी पार्टी भी यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा जोर शोर नहीं है। क्यों? तो इतने लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं ना उसके खिलाफ, झूठ फरेब ठगी ठोरी के खिलाफ। तो आज 20 हुए, कल 50 खड़े होंगे। अच्छा, एक बात बताइए जरा, ये सवाल पर्सनल जरूर हो जाएगा। जगतार सिंह बाजवा, दिल पे हाथ रख के बताएं कि अभी के समय में जगतार बाजवा की खुद की फेस वैल्यू पब्लिक के बीच ज्यादा नजर आती है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे जगतार बाजवा की छवि जो है ज्यादा अच्छी नजर आती है? देखिए यार, आम आदमी पार्टी का मैं जो मैं मानता हूँ, आम आदमी पार्टी का एक स्टेटस तो है ना। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब ये है कि ये चोर नहीं है, ये ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। जब कांग्रेस में थे तब, जब आप कांग्रेस में थे तब, देखिए मैंने क्या कहा, मेरी लाइफ कंडीशनल बन चुकी है। मैंने क्या कहा, मैं उस मोर्चे पे खड़ा होता हूँ जिधर से चोर घुसेगा उसको रोकना है। मैं रोकने में सफल ना हो पाऊँ ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ यार, उसका सेटिस्फेक्शन है मुझे। मतलब आप कांग्रेस में घुसे थे चोरों को रोकने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। रोक नहीं पाए तो फिर हट गए। बाजपुर 2012 से लेकर के आप देखिए, मैं अगर आप बाजपुर की बात करें, पता नहीं अब कितनी लंबी बात होगी, 12 से लेकर के आज तक बाजपुर में एक आदमी एमएलए है। ठीक है, मैं उनका व्यक्तिगत कोई बुरा नहीं कहता हूँ, बड़े नेता हैं उत्तराखंड के। बाजपुर की स्थिति क्या है, बाजपुर के किसान धरने पे बैठे हैं और आप बाजपुर में आ जाओ, थोड़ी सी बरसात आ जाए तो बाजपुर डूब जाता है। कोई बाढ़ का कोई साधन नहीं है, समझ रहे हो? उसका कारण क्या है कि उनकी बाजपुर के लोगों से साथ कंडीशनल बॉन्डिंग है। उन्होंने हल्द्वानी से आना है, जब डूब जाएंगे जो बचेंगे उनका पता लेने आ जाएंगे, तो साहब अच्छा बच गए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जगतार सिंह तो साथ में है ना, मैं तो साथ में हूँ। मेरी वो लड़ाई है कि यार आप इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद आज बाजपुर को आप बचाने की कोशिश आपने नहीं की। ये मेरा उनके साथ विरोध है, ये मेरा कष्ट है कि इतने बड़े नेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपके प्रदेश की, आपके क्षेत्र की जनता इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो। बाजपुर के व्यापारियों का इतना बड़ा नुकसान होता है बरसात में कि वो मेरे ख्याल से बेचारे सारे साल में उतना कमा नहीं पाते होंगे जितना नुकसान हो जाता होगा, कैसे झेलते होंगे। और बाढ़ से जो बस्तियां हैं छोटी, जिन्होंने बेचारों ने थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ के अपने घर बना रखे, उनके घर में 4-4 फीट पानी घुस जाता है, कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी की सरकार है साहब, आप देखो भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा टर्म चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ कुछ करके राजी नहीं है। इसलिए फिर जगतार सिंह जैसे व्यक्ति को तो भैया, अब वो तो हम तो फिर सबको कहेंगे ना कि भाजपा भी उतनी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है। बीजेपी के वहाँ आप देखो दर्जा मंत्री रहे, वहाँ भी कांग्रेस का वहाँ 3 बार से चेयरमैन भी है, 3 बार से विधायक भी है, तो फिर जिम्मेदार कौन है भाई? तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, इसलिए मैं भैया डरता हूँ। उत्तराखंड के बेरोजगार और युवाओं के लिए, खासतौर पर युवा है और अधिकतर युवा बेरोजगार है, तो उन जैसे युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए जो बिल्कुल नहीं किया जा रहा? आपके नज़र में क्या मैनिफेस्टोज हैं, कैसे जो है बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए, उत्तराखंड जो है वो प्राकृतिक धरोहर से इतना अमीर है कि अगर सरकार उस पर ध्यान दे दे तो उत्तराखंड मेरे ख्याल से देश का सबसे रोजगार, हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने के बाद अन्य लोगों को भी रोजगार देने लग जाएगा। लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य क्या है कि अभी तक इस सरकारों में स्थिरता नहीं आई। नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री को ये पूरा विश्वास नहीं होता कि वो 5 साल कुर्सी पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। 5 साल की युगत रहती है यहाँ की पार्टियों की कि हम सरकार बनाएं कैसे, और जब सरकार बन जाती है तो 5 साल मुख्यमंत्री इस चिंता में रहता है कि मैं सरकार बचाऊं कैसे। इसलिए कोई ब्लूप्रिंट उत्तराखंड को लेकर के नहीं है, उत्तराखंड के बेरोजगारों को लेकर के नहीं है। यहाँ पर आज खनिज संपदा को लेकर आप देखें कितना बड़ा वो है। आज पानी, इतना पहाड़ों का पानी है जो नीचे को जाता है, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। वो कहते हैं पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी कुछ काम नहीं आ रहा।
आज पहाड़ पे जब दैवीय आपदा आती है तो लोग बेचारे पानी की मार से मर जाते हैं, उजड़ जाते हैं। लेकिन पीने के लिए पानी आज भी पहाड़ की महिलाएं जो हैं वो बेचारी सिर पे ढोती हैं कई बार, है ना, और उनके बच्चे जो हैं वो बेचारे दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड को अभी तक ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जो समग्र ब्लूप्रिंट जिसके पास हो कि कैसे इस प्रदेश का विकास होना है। जिस मुख्यमंत्री को ये मालूम हो कि हमारे प्रदेश में इतने लड़के इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो जैसे ही पास आउट होंगे तो उनको हमने कहाँ खपाना है, उनको रोजगार के लिए क्या देना है, इस पे ध्यान ही नहीं है, किसी मंत्री का ध्यान नहीं है। आज जो मंत्री हैं वो सिर्फ अपने विधानसभा के मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में नाली खड़ंजे और इसी को विकास समझना है, जबकि युवाओं का आगे का 10 वर्ष का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जो हमारे पलायन करके गए हुए हैं उनको अवसर के लिए आज आप उद्योगों को दे रहे हो सब्सिडी, आप क्यों ना एनआरआई, जो बड़े बड़े एनआरआई हैं, उनका सम्मेलन बुलाइए उत्तराखंड में, उनका सम्मेलन बुलाइए, उनसे कहिए कि आप उत्तराखंड में अच्छा सा हॉस्पिटल खोलिए, अच्छी यूनिवर्सिटी खोलिए, स्कूल खोलिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। जिनका लगाव उत्तराखंड के साथ होगा वो यहाँ काम करेंगे, लेकिन उन्हें पूछता ही कोई नहीं है। मेरा ये सुझाव भी था सरकार को किसी समय, लेकिन मैं वही है कि थोड़ा सा अपने इसी जाल में उलझ गया कि जो पलायन है इसको लेकर के मेरी अपनी एक वो थी, आज भी मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स बड़े हैं। मैंने लिखा था कि ताला खोलो पलायन रोको, कि ऊपर जो ताले लगे हुए हैं घरों में उसको खोलने का प्रयास करे सरकार, युवाओं को वापस बुलाए, उनसे चर्चा करे विशेषज्ञों के तरीके से कि वो कैसे अपने घरों में रह के अपना कैसे पैसा कमा सकते हैं। आज अगर कोई 15,000 रुपये में दिल्ली में बेचारा अपना माँ बाप को छोड़ के काम कर रहा है, उसकी अगर 5-6 हज़ार की भी इनकम अगर यहाँ पे शुरू हो जाए तो उसको दिल्ली से यहाँ बेहतर है। लेकिन सरकार करे ना कुछ, अगर ये करने लग जाएं, अगर किसी का ध्यान इन क्षेत्र में हो जाए तो भाई साहब उत्तराखंड में तो रोजगार की अपार संभावना है। जितने होटलों में नीचे जा कर के बेचारे हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने माँ बाप को छोड़ करके बैठे हैं, 1 साल के अंदर अंदर सारे उत्तराखंड वापस आ जाएंगे, लेकिन सरकार ध्यान तो दे। मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड को कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सका जो बेसिक विकास पे बात करे, जो बड़े मन से करे। आज मैं कह रहा हूँ सिडकुली है, एनडी तिवारी की हिम्मत थी, उन्होंने लगा दिया और बथेरे लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद जहाँ खेती हो रही है वो भी सरकार सोचे जा रही है छीन छान लो जमीन, तो लोग क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बड़े बड़े दिल वाले और बड़े विजन वाले नेता की आवश्यकता है इस समय। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि जगतार सिंह बाजवा भविष्य की राजनीति में अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि अगले कुछ महीनों में एक बार फिर निकाय चुनाव है, कहीं निकाय चुनाव में कुछ खेला करने की तैयारी तो नहीं? देखिए, हमारा जो अभी फिलहाल तक का जो सोच है वो है पाजपुर का आंदोलन, उस पर फोकस है। मैं इसमें अभी तक कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहा हूँ। आपने भी देखा ही होगा। और निकाय चुनाव का यहाँ तक विषय है तो वो पार्टी का विषय है। पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा आने वाले समय में, तो उसमें हमारी अर्धांगिनी सक्रिय हैं और जो भी दिशा निर्देश आएंगे उस तरीके से भूमिका अदा की जाएगी। और क्योंकि जब आप पार्टी के प्लेटफार्म पे होते हैं, किसी संगठन के प्लेटफार्म पे होते हैं, तो वहाँ आपकी व्यक्तिगत राय सिर्फ राय हो सकती है, वैसा ही हो ऐसा नहीं है। तो ये पार्टी ने तय करना, जो भी तय करेंगे उस तरीके से उत्तराखंड में भूमिका अदा की जाएगी। तो मतलब इस बात पर अभी भी विश्वास है आज की स्थितियां और परिस्थिति को देखते हुए भी कि आम आदमी पार्टी से ही बेड़ा पार होगा जब भी होगा? देखो, बेड़ा पार होना एक अलग विषय है, ठीक है। राजनीतिक बेड़ा पार। तो मैंने आपको कहा ना कि मैं सिर्फ एमएलए बनने के लिए राजनीति में नहीं हूँ कि साहब हमारे परिवार के एमएलए बन जाएं, यही हमारा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है यार, हमने बहुत से एमएलए देखे वो बन के भी कुछ ना कर पाए। तो इसलिए एमएलए कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं समझता हूँ। हमारा कहना ये है कि हम कम से कम जिस भी प्लेटफार्म पे हैं, हम वो कहते हैं ना, नकार खाने में तूती तो बजाओ यार, सुनने या नहीं सुनने, कोई आज नहीं सुनेगा तो कल सुनेगा। हमारा प्रयास है
और उस प्रयास में हमारा जो भी प्लेटफार्म है और उसी प्लेटफार्म पे हम जितनी भी कोशिश हो सकेगी अपना पूरा एफर्ट करेंगे। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक दिन हवाएं भी बदलेंगे और हवाओं के रुख भी बदल जाएंगे, देखना आप निश्चित। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना उत्तराखंड प्रदेश के जाने माने किसान नेता और आम आदमी पार्टी के नेता जगतार सिंह बाजवा को। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई जब हमारा और हमारे अपने लोगों का पॉजिटिव समय आएगा तो हवाएं भी बदलेंगी और हवाओं का रुख भी बदलेगा। फिलहाल आगामी समय में राजनीतिक सफर किस प्रकार का रहेगा उस पर कुछ विशेष स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, न जाने क्यों नहीं दे पाए। खैर, इनके पूरे इस बातचीत में तमाम बहुत विशेष पहलुओं पर विशेष इन्होंने सुझाव रखे हैं, विशेष अपने विचार साझा किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूर इन्होंने साझा की हैं। ऐसे में इस पूरी बातचीत को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।